परचेस अकाउंटिंग में दो लोग होते हैं, एक होता है हायर परचेसर, दूसरा होता है वेंडर। ठीक है, तो परचेसर यानी कौन? कंज्यूमर, जो खरीदता है, और वेंडर मतलब कौन? सेलर, जो बेचेगा। सेलर। हाँ। ठीक है, ये दोनों याद रखना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा लिख के आता है, मेक द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर, है ना, या फिर मेक द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर। तो वेंडर का मतलब सेलर, इतना याद रखो आप। ठीक है ना, तो जब कोई चीज खरीदी जाती है, ठीक है, हायर परचेसर के कंसेप्ट के हिसाब से खरीदी जाएगी, और हायर सेलर के हिसाब से जो है वो बेची जाएगी। ओके, तो एंट्री क्या होगी? पहले परचेसर की बुक में देखते हैं, बाद में सेलर की बुक में देखेंगे। तो जब खरीदेगा तब वो एंट्री क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा एक तरीके से। ठीक है, ऐसा बोला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब खरीदेगा ना तब वो डाउन पेमेंट पेएबल हो जाएगा। सबसे पहली जो एंट्री यहाँ पे बोला है कि जब वो परचेस की एंट्री करता है, तो वो परचेस के सबसे पहला, हम लोग हायर परचेस पढ़ रहे हैं अभी। हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट सिस्टम दो अलग अलग चीजें हैं। हायर परचेस में क्या होता है, एक तरीके से वो असेट्स को किराए पे ले रहा है। क्लियर? इतना याद रखना, हायर परचेस का मतलब एक तरीके से वो असेट्स को क्या कर रहा है? किराए पे ले रहा है। ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ दैट हायर परचेस एग्रीमेंट, वो उसके पास ऑप्शन है कि वो क्या कर सकता है, कुछ पेमेंट देके या फिर वो मशीन का पूरा प्राइस देके वो मशीन अपने नाम से करवा सकता है। तो याद रखना, जब तक वो लास्ट मोमेंट तक पेड नहीं करता तब तक उसके नाम से वो मशीन नहीं होती है। क्लियर? हायर परचेस में। और इंस्टॉलमेंट में कैसा है, जैसा वो खरीद लेता है वैसा उसके नाम से वो मशीन हो जाती है। क्लियर? ये डिफरेंस है हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट का मेनली। तो हायर परचेसर में क्या होता है, तो जितना जितना पैसा देगा उतने नाम से उसकी मशीन होगी। ओके, क्लियर? तो इसलिए वो परचेस के लिए वो पूरे अमाउंट का एंट्री नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर वेंडर के बारे में बात करेंगे तो वेंडर के बुक में वो जो एंट्री करेगा वो पूरे सेल्स की एंट्री करेगा, क्योंकि मशीन जो जाएंगी वो तो पूरी जाएंगी ना, आधी आधी थोड़ी जाएंगी। अभी अगर मान लीजिए किसी कोई टू व्हीलर सेलर है, वो टू व्हीलर सेलर जो है उसके उसके पास से उसने टू व्हीलर सेल किया, तो ऐसा है क्या कि वो थोड़ा पैसा देगा तो पहला चक्का लेके देगा, पहला चक्का लेके जाएगा, फिर और पैसा देगा, फिर दूसरा चक्का लेके जाएगा, ऐसा करेगा क्या? है ना, तो वो तो पूरी की पूरी टू व्हीलर ही लेके जाएगा ना। इसलिए जो वेंडर है वो पूरे के पूरे अमाउंट की एंट्री मारता है। दिस एंट्री इज पास फॉर द टोटल कैश प्राइस। ये याद रखना, ये एंट्री टोटल कैश की नहीं मारेगा, लेकिन ये तो पूरे सेल की एंट्री मारेगा। ठीक है, ओके। अभी उसके बाद फॉर द पेमेंट ऑन एग्रीमेंट, मतलब डाउन पेमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डाउन पेमेंट के बारे में बात, सबसे पहले वो क्या करेगा? असेट्स ड्यू करता है। ठीक है, टू वेंडर अकाउंट, मतलब असेट्स पहले वो अगर डाउन पेमेंट दे रहा है, मान के चलते 50,000 रुपए है, 50,000 में से वो 10,000 रुपए डाउन पेमेंट दे रहा है, तो पहले क्या करेगा? 10,000 के लिए असेट्स डेबिट करेगा, और बाद में वेंडर को क्या करके रखेगा? क्रेडिट की, उसको 10,000 रुपए देने हैं। इसके बाद का एंट्री है, फिर वेंडर को डेबिट करेगा और कैश को क्रेडिट करेगा। तो देखो, वेंडर क्रेडिट हुआ और वेंडर डेबिट हुआ, और वेंडर अकाउंट ऐसे क्लोज होके क्या हो जाएगा? वो डायरेक्ट डाउन पेमेंट। तो देखो, इन दो एंट्रीज को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। समझे? चलो, कंबाइन एंट्री क्या होगी, कौन बताएगा? इन दोनों एंट्री का असेट्स कंबाइन। अकाउंट, हाँ, असेट्स अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रॉन्ग। रॉन्ग? हाँ, बिल्कुल रॉन्ग होगा, क्योंकि देखो एक बार ऐसा क्यों, असेट्स डेबिट हुआ और वेंडर क्रेडिट हुआ, दूसरे इसमें वेंडर डेबिट हुआ और कैश क्रेडिट हुआ, है ना। तो ये देखो, वेंडर क्रेडिट और वेंडर डेबिट ये कट जाएगा। क्लियर? ये दोनों असेट्स कट अकाउंट गए। टू कैश, असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये इसका टू कंबाइन। कैश अकाउंट। बहुत सारी जगहों पे आप ये वाला एंट्री देखते हो, असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग डाउन पेमेंट मेड। समझे? हाँ सर। ओके, उसके बाद इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा। अभी इंस्टॉलमेंट ड्यू कब होगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। इंस्टॉलमेंट मंथली ड्यू हो सकती है, क्वार्टरली ड्यू हो सकती है, हाफ ईयरली ड्यू हो सकती है, या फिर ईयरली भी ड्यू हो सकती है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तब असेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, फिर जितना बचा हुआ इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है ना उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये वाला तो फॉर इंटरेस्ट ड्यू का यहाँ पे तो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी इंटरेस्ट ड्यू कर चुके हैं। जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तो इंस्टॉलमेंट का जो फॉर्मूला है, इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला ही क्या है? इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। हाँ,
इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला ही है कि इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल मतलब कैश प्राइस का कुछ अमाउंट और प्लस उस इंस्टॉलमेंट के ऊपर जितना अनपेड कैश प्राइस है उसके ऊपर लगा हुआ इंटरेस्ट, ये मिलके क्या बनता है, इंस्टॉलमेंट बनता है। तो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस का कुछ अमाउंट मिलके वेंडर को ड्यू होगा और बाद में इसका हम लोग पेमेंट करेंगे, वेंडर डेबिट कैश क्रेडिट। ये हो गया। अभी उसके बाद क्या है, फॉर डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स। अभी फॉर डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, अभी क्या है कि इसके पास असेट्स पूरी नहीं आई, किसके पास, हायर परचेस के पास पूरी असेट्स नहीं आई, फिर भी वो जो डेप्रिसिएशन है ना वो असेट्स के ऊपर लगाएगा, बराबर उसी तरीके से टोटल कैश प्राइस के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएगा, उसका हायर परचेस प्राइस के ऊपर में डेप्रिसिएशन नहीं लगाता है। ओके। और कौन लगाएगा, ये हायर परचेसर। याद रखना, वेंडर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएगा क्योंकि असेट्स इसकी नहीं है, असेट्स इसके पास है। जब वो पूरे पैसे दे देगा तो असेट्स इसके पास आ जाएगी, समझे, क्लियर। तो ये डेप्रिसिएशन कौन लगाएगा, परचेसर लगाएगा। इतना हो गया। उसके बाद में एट द ईयर एंड, ये जो एंट्री ईयर एंड की होती है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट, क्योंकि हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। और वैसा ही डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया एट द ईयर एंड, वो डेप्रिसिएशन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। और बाद में हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो गया। देन एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो ईयर एंड है वो जब बनेगा तब बनेगा, तो वो तो हमको बनाना नहीं है इस क्वेश्चन में, इस पूरे चैप्टर में आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना। उसके बाद है डिस्क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हमको क्या दिखाना है, जो असेट्स है आपकी, ठीक है। अब ये असेट्स है कौन सी, ये जो आपने कैश प्राइस दिया ना, जहां जहाँ पे कैश प्राइस, जैसे ये डाउन पेमेंट दिया होगा, ये इंस्टॉलमेंट दिया होगा, जितना भी है ये पूरा कैश प्राइस, ठीक है। लेस उसमें से लगा हुआ डेप्रिसिएशन, उसके ऊपर लगा हुआ डेप्रिसिएशन जो रहेगा वो उसमें से हम लोग माइनस करेंगे, जो अमाउंट रहेगा वो कहाँ दिखाएंगे, बाहर दिखाएंगे। ना अभी क्या बोलते हैं, रिपीट एंट्री नंबर 4, 5, 6, 7, 8 इन सब्सिक्वेंट ईयर ऑल्सो। तो ये जो 4 इंस्टॉलमेंट, देन 5 तो अपने पास आएगी ही नहीं, 6 आएगी, यहाँ पे 4, 6, 7, 8, 9, ठीक है। यहाँ तक जो एंट्रीज है ये पूरी की पूरी क्या होगी, हर साल रिपीट होंगी या फिर हर बार रिपीट होंगी, ऐसा बोलेंगे अपन। तो ये हो गया इन द बुक्स ऑफ हायर परचेस। तो वेंडर में पहला हमने बोला था कि एज पर कैश प्राइस वो क्या करता है, चार्ज करेगा, टोटल प्राइस के हिसाब से चार्ज करेगा। ओके। अभी फॉर अमाउंट पेएबल ऑन एग्रीमेंट, तो ये जो एंट्री है नो एंट्री की होगी, क्योंकि ये जो हायर परचेस को उसने डेबिट किया है वो टोटल अमाउंट से किया है, तो इसमें वो कभी भी जो पैसा है वो ड्यू वाली एंट्री करेगा ही नहीं, वो सीधा सीधा पैसा मिलने वाले ही एंट्री किया है। ओके। अगर एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे 40,000 रुपए लेने हैं मेरे को, ठीक है ना। तो वो अगर हर बार ड्यू करेगा, तो अगर यहाँ पे फिर से 10,000 ड्यू कर दिए तो 40 के 50 हो जाएंगे, फिर से 10,000 मिलेंगे तो 40 पे आ जाएगा, फिर से ड्यू करेगा तो फिर से 40 को 50 हो जाएंगे, तो वो हर बार उसी की जगह पे रुकेगा, 40 पे रुकेगा, जबकि रूल के हिसाब से तो उसका बैलेंस क्या होना चाहिए, कम। इसलिए वो यहाँ पे एक ही बार हायर परचेसर को डेबिट करेगा पूरे 40,000 से, और फिर हर बार उसको 10,000 से माइनस करेगा, 10,000 आए फिर 30,000 बचे, फिर इंटरेस्ट चार्ज हुआ, फिर 10,000 और इंटरेस्ट मिलके आएंगे, फिर से वो माइनस होंगे, फिर 20,000 बचेंगे, ठीक है। हाँ, ऊपर ये कोई भी डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन की एंट्री दो लोग नहीं कर सकते ना, कोई भी एक ही बंदा डेप्रिसिएशन की एंट्री करेगा, एक तो परचेसर करेगा, नहीं तो वेंडर। तो वेंडर तो डेफिनेटली करने वाला नहीं है, क्योंकि उसने तो सेल किया है ना। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगता है, डेप्रिसिएशन असेट्स के ऊपर लगता है, स्टॉक के ऊपर कभी डेप्रिसिएशन लगता है क्या, नहीं, स्टॉक के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। स्टॉक का जो भी होता है वो मार्केट वैल्यूएशन होता है। ओके, क्लियर, ये याद रहे, ये हमेशा रखना कि जो स्टॉक का रहेगा उसका मार्केट वैल्यूएशन होता है, उसका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है ना, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, तो इसके हिसाब से तो हमने पढ़ा ही है ना, कि क्या कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, ये वाला वर्ड हम लोग यूज करते हैं, क्लियर। इस वजह से जो वेंडर है, वेंडर इज द सेलर, और सेलर के लिए जो भी चीज रहेगी वो असेट्स नहीं है, वो क्या रहती है, गुड्स रहती है, और वो गुड्स रहती है, इसलिए वो उसके ऊपर क्या करता है, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता। फिर उसके बाद में इंटरेस्ट जो रहेगा वो उसके लिए इनकम है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेगा, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर रहा है यहाँ पे, क्रेडिट, और इंटरेस्ट को क्या कर रहा है, डेबिट। डेप्रिसिएशन तो चार्ज करेगा ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होगा ही नहीं। अभी इसका बैलेंस शीट कैसे दिखेगा, तो उसका बैलेंस शीट जो है
उसमें वो असेट साइड में हायर परचेसर अकाउंट बनाएगा, ये पूरा अमाउंट जो ये लिखा है ना ये, और उसमें से क्या करेगा, कैश प्राइस माइनस करेगा, ठीक है। हायर परचेसर अकाउंट जो है उसमें से जो भी कैश प्राइस मिली है वो माइनस करेगा और जो अमाउंट है वो बाहर लिखेगा। क्लियर? ठीक है। हाँ सर। आपको जो क्वेश्चन आते हैं मेनली जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं, क्या, स्टॉक डेटर मेथड और परचेस ट्रेडिंग मेथड, ठीक है। अभी देखो क्या लिखा है, हाँ सर। sometimes vendors sell different types of goods of small value on a higher purchase basis, where a higher vendor sells a number of goods on different dates. It becomes very difficult to inconvenient and impracticable to maintain separate accounts for each customer and calculate interest. To overcome this difficulty of calculating interest for every sale and also to ascertain the profit of this transaction of the following two methods are usually adopted. तो देखो क्या बोला कि जो वेंडर है मतलब जो सेलर है वो अगर साल में 500 चीजें बेच रहा है, ठीक है, तो वो क्या 500 लोगों के अकाउंट बनाते बैठेगा क्या, और फिर 500 अकाउंट के ऊपर में इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, 500 अकाउंट्स के ऊपर में इंटरेस्ट ड्यू करेगा, फिर 500 अकाउंट के ऊपर का कैश रिसीव करेगा, बराबर है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना। तो इसलिए वो क्या करता है, वो उन सारे अकाउंट्स को एक जगह पे मेंटेन करता है, ठीक है, वो सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह पे मेंटेन करता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है और वो उस हिसाब से फिर ड्यू करता है। तो वो जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, जो सेल्स ड्यू है या फिर जो भी अमाउंट ड्यू है वो कैलकुलेट करने के लिए ही आर यूजिंग टू मेथड्स। पहला है हायर परचेस ट्रेडिंग मेथड और दूसरा हायर परचेस स्टॉक डेटर्स मेथड, ठीक है। So in order to record the detailed transaction, name of article, cost price, selling price, number of installment, down payment, receipts of installment, etc. on hire purchase register is also maintained. तो उसके लिए maintain करेगा और register. Under the hire purchase stock data method, the following accounts are maintained. अच्छा ये जो stock data method में है वो ये वाले accounts बनाता है, कौन से, hire purchase stock account, hire purchase debtor account, shop stock account, goods sold on hire purchase account and hire purchase adjustment account. तो ये तो जब मैं आपको ये अकाउंट्स बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से बनाए जाते हैं करके। इट इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन नाउ दैट टाइप। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, तो जब वो गुड्स को क्या करेगा, फॉर परचेस ऑफ गुड्स फॉर शॉप स्टॉक, वो अगर गुड्स खरीदता है तो शॉप स्टॉक अकाउंट डेबिट करेगा, परचेस अकाउंट को क्रेडिट करेगा एट कॉस्ट प्राइस। फॉर हायर परचेस सेल ऑफ करंट ईयर टू इंटरेस्ट, उसमें हायर परचेस स्टॉक अकाउंट को डेबिट करके गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेस अकाउंट को क्रेडिट करेगा। और उसके बाद में दूसरा गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेस अकाउंट को डेबिट करके शॉप स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट करेगा कॉस्ट प्राइस से, और हायर परचेस एडजस्टमेंट अकाउंट को लोडिंग, जितना भी प्राइस से उसने ज्यादा में बेचा है वो लोडिंग दिखाएगा एडजस्टमेंट में। फॉर इंस्टॉलमेंट बिकमिंग ड्यू ड्यूरिंग द ईयर, हायर परचेस डेटर अकाउंट डेबिट करके हायर परचेस स्टॉक अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। एंड फॉर इंस्टॉलमेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, कैश एंड बैंक को डेबिट करके हायर परचेस डेटर्स को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। क्रेडिट। ओके ये सारी चीजें है ना, अभी तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन जब हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चालू करेंगे ना तब आपको वो इजीली समझना चालू हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ करके। और एट द ईयर एंड क्या लिखा है, हायर परचेस एडजस्टमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद बाय बैलेंस कैरिड डाउन विद द अमाउंट लोडिंग ऑन हायर परचेस स्टॉक at the beginning and will be debited to the balance carried down the amount loading to higher purchase stock at the closing। मतलब ऐसा बोलता है कि जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग का जो भी एडजस्टमेंट है वो अमाउंट हम लोग लिखेंगे और उसका उसका बैलेंस निकालेंगे। एंड द बैलेंस ऑफ हायर परचेज एडजस्टमेंट विल बी शो आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस व्हिच विल बी ट्रांसफर्ड टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी बैलेंस बचेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, नहीं तो ग्रॉस लॉस निकलेगा। लॉस। The balance of shop stock account represents stocks at cost price. Higher purchase account represents stock with customer on higher purchase price, and higher purchase debtor account represent overdue installment। ठीक है, ये अलग अलग अकाउंट क्या क्या शो करता है वो बताएगा। रिपोजिशन हो रहा है तो रिपोजिशन में क्या होगा, फिर रिपोजिशन गुड्स अकाउंट डेबिट टू हायर परचेस डेटर्स, हायर परचेस स्टॉक, इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट पेड एंड इंस्टॉलमेंट नॉट इट ड्यू। फॉर रीसेल ऑफ गुड्स कैश एंड बैंक रिपोजिट को क्रेडिट करेंगे, रीसेल करेंगे। For loss on repossessed goods, hire purchase adjustment account debit, repossessed goods account credit। डेफिनेटली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि हम लोग हार्डली एंट्री ही पढ़ रहे हैं, जब एंट्री करेंगे तब इजी हो जाएगा बहुत। एक्सपेंसेस रिपेयर्स के लिए अगर ये गुड्स आते हैं कुछ खराब है, एक्सपेंसेस किया तो रिपोजेस गुड्स अकाउंट डेबिट को कैश एंड बैंक को क्रेडिट करेंगे, पैसा गया है।
एंड प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, अगर प्रॉफिट होगा तो गुड्स रिपोजिट को डेबिट करके हायर परचेस एडजस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे, और लॉस होगा तो हायर परचेस एडजस्टमेंट को डेबिट करके गुड्स रिपोजिट, मतलब इसी का उल्टा एंट्री करेंगे। क्रेडिट। ओके, फॉर रिमूविंग लोडिंग इंक्लूडेड इन गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेस, अगर लोडिंग करके रखा है आपने, मतलब 10 रुपए की चीज अगर कोई 12 रुपए में बेची है तो आपने लोड करके रखा है, लोड का मतलब ज्यादा का प्राइस चार्ज करके रखा है, तो उस टाइम पे गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेस डेबिट, सोल्ड ऑन हायर हायर परचेस एडजस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे, परचेस। है ना। रिमूविंग लोडिंग इन गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेस, वही रिमूविंग लोडिंग इंक्लूडिंग इन ओपनिंग स्टॉक विद हायर परचेस कस्टमर, ओपनिंग स्टॉक का जो रिमूविंग करेंगे वैसा स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट हायर परचेस एडजस्टमेंट क्रेडिट, रिमूविंग लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, तो हायर परचेस एडजस्टमेंट को डेबिट करके स्टॉक रिजर्व को क्रेडिट करेंगे, एंड फॉर द प्रॉफिट ऑन हायर परचेस ट्रांजेक्शन हायर परचेस एडजस्टमेंट को डेबिट जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे ऊपर लिखा ही था, ये जो यहाँ पे लिखा था ना, ठीक है, ये वाली एंट्री, ये प्रॉफिट एंड लॉस हायर परचेस रहेगा तो प्रॉफिट रहेगा तो हायर परचेस एडजस्टमेंट को डेबिट करेंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, और लॉस रहेगा तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके हायर परचेस एडजस्टमेंट लिखेंगे। एंड फॉर क्लोजिंग गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेस, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेस को डेबिट करके शॉप स्टॉक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये एंट्री है कौन सी, क्रेडिट करेंगे। हाँ ये एंट्री है रिलेटेड टू स्टॉक एंड डेटर मेथड, ये जो मेथड बताया ना, दो मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड, ठीक है, तो इसमें ये वाली एंट्री होती है। तो ये कैसे पहचानते हैं, क्वेश्चन में सीधा सीधा है ना, वो क्या बोलता है, ये नाम दे देता है, हायर परचेस स्टॉक अकाउंट बनाओ, हायर परचेस डेटर अकाउंट बनाओ, शॉप स्टॉक अकाउंट बनाओ, गुड सोल्ड एंड हायर परचेस अकाउंट और एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। तो जैसा ये लिख के आ गया, मतलब हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करने वाले, स्टॉक एंड डेटर मेथड को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो कंप्लीट रिपोजिशन, तो अभी रिपोजिशन क्या होता है वो मैं एक बार बता दूं, कि अगर मान के चलते हैं कि मैंने किसी के पास से गुड्स खरीदा और वो हायर परचेस बेस पे खरीदा है, अभी हायर परचेस बेस पे खरीदा तो मैं उसको क्या करूंगा, इंस्टॉलमेंट में कुछ पेमेंट दूंगा। अभी मान के चलते कि आफ्टर एन ईयर और ए 2 ईयर मेरे लिए इनकैपेबल हो गया कि मैं उसका इंस्टॉलमेंट पेड कर सकूं, रीजन हो सकता है ना, मैंने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया, फिर मुझे अभी इंस्टॉलमेंट देने की जरूरत नहीं है उसकी, यानी मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं कहाँ से दूंगा, ठीक है। तो हायर परचेसर है, हायर वेंडर जो है, तो वेंडर क्या करेगा, वो अभी भी अथॉरिटी है, वो वेंडर की ही अथॉरिटी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हायर परचेस में क्या होता है, इट मींस कि मैंने उसके पास से गुड्स एक तरीके से उधार के फॉर्म में लिए हैं, ठीक है। मतलब वो कल जाके कभी भी वो गुड्स रिटर्न मांग सकता है और रिटर्न ले जा सकता है, लेकिन वो कब लेके जाएगा, जब मैं डिफॉल्ट करूंगा तब तक वो गुड्स नहीं लेके जाएगा, जब तक मैं उसका पैसा उसको देना बंद नहीं करूंगा तब तक वो गुड्स नहीं लेके जाएगा, इतना याद रखना, ठीक है। हाँ सर। तो जब वो गुड्स लेके जाता है तो तब उसको बोलते हैं रिपोजिशन, मतलब वो अपना पोजीशन क्या कर लेता है, रिटर्न ले लेता है, ओके। तो रिपोजिशन में क्या होता है, हायर वेंडर अकाउंट को डेबिट करते विथ रिपोजिट वैल्यू टू असेट्स अकाउंट, एंड व्हेन असेट्स डेप्रिसिएटेड तो असेट्स अकाउंट को टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड फॉर लॉस ऑन सरेंडर तो प्रॉफिट एंड लॉस टू असेट्स। ये किसके बुक्स में हो रहा है, ये इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर, हायर परचेस। ठीक है, हायर परचेसर के बुक्स में। तो जितना असेट्स का वैल्यू बचा रहता है वो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डेबिट, ओके, और वेंडर को डेबिट करके असेट्स को क्रेडिट करके असेट्स को नील कर देते हैं, ठीक है। और असेट्स डेप्रिसिएटेड है तो पहले डेप्रिसिएशन टैक्स करेंगे, उसके बाद ये एंट्री होंगी ये वाली, ओके। और फिर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, असेट्स लॉस हो रहा है या फिर ये हो रहा है या प्रॉफिट, तो वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। असेट्स वाले अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस आएगा, इतना याद रखना। और इन द बुक्स ऑफ वेंडर है, अभी वेंडर की बुक में क्या एंट्री होगी, गुड्स रिपोजेस गुड्स अकाउंट डेबिट टू हायर परचेसर अकाउंट, जो भी बैलेंस है वो इसमें आएगा। अगर रिपेयरिंग किया होगा तो रिपेयरिंग के खर्चे करेगा, गुड्स रिपोजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और जब अगर उसने बेचा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिपोजेस गुड्स अकाउंट। अभी लॉस ऑन रीसेल रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके गुड्स को क्रेडिट करेगा, और प्रॉफिट रहेगा तो मैक्सिमम केस में प्रॉफिट ही आता है, ये याद रखना, 99.99 केसेस में प्रॉफिट ही आता है, लॉस में नहीं बेचता, क्योंकि असेट्स की वैल्यू इतनी ज्यादा रहती है वो रिपोजिशन के टाइम में, है ना, तो वो वेंडर को हमेशा ही प्रॉफिट होता है इसमें। तो रिपोजेस गुड्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन, ये हो गया कौन सा, कंप्लीट रिपोजिशन। अभी पार्शियल में क्या होता है, व्हेन गुड्स इज रिपोजेड, तो देखो पार्शियल में क्या होता है कि जब मैक्सिमम केस में गुड्स का वैल्यू
म्यूचुअली डिसाइड होता है। म्यूचुअली डिसाइड होना मतलब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मैंने किसी के पास से 2 टू व्हीलर लिया, ठीक है। अभी इन फ्यूचर ऐसा हुआ कि मुझे उसका इंस्टॉलमेंट देना कैपेबल नहीं हुआ, तो वो वेंडर मेरे पास आया और बोलता है यार अभी तो इंस्टॉलमेंट तो दे नहीं रहा, तो मैं तेरे असेट्स लेके जाऊंगा, दोनों के दोनों जो टू व्हीलर है वो उठा के लेके जाऊंगा। अभी क्वेश्चन ये है कि वो अगर मेरे दोनों टू व्हीलर लेके जाता है तो फिर उस टाइम पे हम दोनों मिलके क्या करते हैं, सेटल में बोलता है कि ठीक है यार एक काम करते हो, एक टू व्हीलर लेके जा, एक मेरे पास रहने दे, ठीक है, और दूसरे टू व्हीलर के प्राइस में ये वाला टू व्हीलर एडजस्ट कर ले, जितना बचा, जितना फिर अमाउंट बचा रहेगा मैं वो क्या कर लूंगा, तुझे पेड कर दूंगा। समझा? मतलब एक किसी वैल्यू पे हम लोग दोनों क्या हो गए, एग्री हो जाते हैं। क्लियर? समझा? हाँ सर। हाँ, एक किसी वैल्यू पे, क्योंकि वो एक टू व्हीलर लेके जा रहा है तो अभी मुझे वो एक टू व्हीलर की पैसा देने की जरूरत है क्या? नहीं, नहीं। है ना। तो जितना मैंने वो एक टू व्हीलर का पैसा दे दिया है वो उस हिसाब से हम दोनों मिलकर अमाउंट क्या करते हैं, एग्री करते हैं, एग्रीड वैल्यू। तो वो क्वेश्चन में दिया रहेगा एग्रीड वैल्यू क्या है करके, और वो या फिर टर्म्स दिया रहेगा कि एग्रीड वैल्यू कैसे निकालनी है। ओके, तो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेस डेफिनेटली वो मेरे पास से गुड्स लेके जाते तो मुझे हमेशा ही क्या होता है, लॉस। मैक्सिमम 99.99 केसेस में वो लॉस होता है मुझे। तो फॉर द लॉस ऑन सरेंडर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू असेट्स क्रेडिट। ओके, उसके बाद में एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर जो लिखा है, तो व्हेन गुड्स आर रिपोसेस, तो रिपोसेस गुड्स अकाउंट डेबिट टू हायर परचेसर, ठीक है। और उसके बाद में ये वाले सेम यहाँ पे जो है ना, ये सेम एंट्रीज होती है, कौन सी, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी नंबर की जो एंट्री है वो सेम एंट्री होती है इसमें विद एग्रीड वैल्यू वाली। ओके,